चलो ऑन द बोर्ड। हाँ गाइस, सो दिस इज इट। अब तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का कांसेप्ट तो देख लिया। अब चैप्टर का इंट्रो है। 17th सेंचुरी से हमें इतना तो पता था कि अगर हमारे पास स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक मतलब जो मूव नहीं कर रहा है, जो स्टेशनरी है, जो एट रेस्ट लाइक दिस, तो वो अपने आसपास क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर चार्ज एक जगह पे है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स रहता है कि हाँ यहां तक ही अप्लाई होगा, इसके बाद नहीं होगा। कहते हैं ऐसा है, स्टैटिक चार्ज क्या बनाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड। सदियों से इंसान को यह पता है कि अगर हमारे पास मैग्नेट है और वो मैग्नेट भी एक पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, स्टैटिक है, तो वो भी अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो भी कैसे होगा? स्टैटिक। ये था 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये था 11th का मैग्नेटिज्म। अब 12th में आते हैं। 1820 में ओर्स्टेड ने हमें सिखाया, कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओर्स्टेड ने हमें सिखाया कि भाई अगर आपके पास बैटरी है या सेल है, तो बैटरी से आप क्या फ्लो करा सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब भी चार्ज, और फर्क क्या है सुनो, ये स्टेशनरी चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब मूविंग चार्ज। तो ओर्स्टेड ने हमें सिखाया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है तो वो भी अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताने की जरूरत नहीं है बैटरी मतलब ही क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी मतलब ही क्या? या चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास बैटरी है, इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओर्स्टेड का हम पे ये बड़ा एहसान है कि ओर्स्टेड ने हमें सिखाया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस, यस, ओर्स्टेड ने हमें सिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। मतलब पहले बैटरी लिया, अब बैटरी लगाना मतलब सर्किट में क्या अप्लाई करना? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि बैटरी लगाने के बाद बैटरी का पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स ही है ना ये, आया ना। तो बैटरी लगाना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना। बैटरी से करंट फ्लो हुआ और करंट की वजह से क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड। 10 बात की एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। अब दुनिया के लिए बात बड़ी अलग थी, बड़ी नई थी, 1820 में पता चली। तब तक लगता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डिफरेंट स्टोरी, मैग्नेटिक फील्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो चार्ज लो, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेट लो। तब तक हमारा अंडरस्टैंडिंग इतना ही था। वो तो 1820 में ओर्स्टेड ने हमें सिखाया कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो 1820 के बाद कुछ बड़े क्यूरियस साइंटिस्ट थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है माइकल फैराडे। उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि अगर ये पॉसिबल है तो क्या उल्टा पॉसिबल है? उल्टा मतलब क्या? उल्टा मतलब वो सोच रहे थे कि हम मैग्नेट लेंगे, हम क्या लेंगे? मैग्नेट। सीधी सी बात है, मैग्नेट क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है? और इलेक्ट्रिक फील्ड से उनका मतलब क्या था? वोल्टेज। कि जैसे मैंने कहा बैटरी बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बैटरी के पास खुद का क्या होता है? ईएमएफ। खुद का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो उन्होंने सोचा अगर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से ईएमएफ बनेगा? ईएमएफ मतलब पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अगर ईएमएफ बना तो उस ईएमएफ से क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? करंट। क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, आप क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ईएमएफ बनेगा तो करंट तो आएगा, अगर सर्किट क्लोज होगा तो करंट तो आएगा। अब आप बोलोगे इसमें अलग बात क्या है? अलग बात है ना, इस पूरे डायग्राम में मैंने बैटरी कहीं भी नहीं लिखा है। बैटरी है क्या? करंट फ्लो होगा पर बैटरी है ही नहीं। अरे मतलब बिना बैटरी के करंट। आज हमें पता ये होता है घर का एसी सप्लाई इस बिना बैटरी का, घर के बाहर के बैटरी लगा है क्या? नहीं। आज हमें पता है उसकी शुरुआत यहां से हुई थी। शायद फैराडे ने कभी सोचा नहीं होगा कि आगे जाके इतना सब कुछ हो सकता है, तो शुरुआत यहां से हुई थी। क्या सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो क्या उल्टा पॉसिबल है? मैग्नेट लेंगे, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है? तो क्या उससे हम ईएमएफ बना सकते हैं? और क्या उससे हम करंट फ्लो करा सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ बैटरी? ये चमत्कार जैसा था, बिना बैटरी के करंट फ्लो कराना। और आपकी जानकारी के लिए
1835 में फैराडे ने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि हाँ ये पॉसिबल है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, हाँ करंट फ्लो हो सकता है विदाउट बैटरी। ऑफ कोर्स उसके लिए फैराडे ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और बेस्ड ऑन दैट कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए एंड बेस्ड ऑन दैट दो लॉज बनाए। जैसे करंट में था किरचॉफ लॉज, केसीएल, केवीएल, ऐसे यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाला है फैराडेज लॉज। पर वो सब समझने के लिए पहले हमें फैराडे के एक्सपेरिमेंट समझने पड़ेंगे। अब एक्सपेरिमेंट बड़े सिंपल है, अब घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं वीडियो लाया नहीं हूँ आज, तो मैं आपको दिखाता, मैं अगली बार डेफिनेटली दिखाऊंगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या किया था। आज थ्योरी में समझते हैं, यहाँ से समझ में आया एंड आउट, और फिर यहाँ से आगे फिर कहानी स्टार्ट हो गई डीसी वर्सेस एसी की, ठीक है। चलो इतना दिखा देता हूँ, बस करो प्लीज। कैसे है, बड़ा सिंपल, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्लान के अनुसार सबसे पहले क्या लिया, मैग्नेट, और उसको एक ही जगह पे रखा, मतलब मैग्नेट कैसा है, तो सीधी सी बात है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, स्टैटिक। सो दिस इज स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फील्ड मतलब ही लाइंस, या फील्ड को दिखाने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइंस को ही फ्लक्स बोलते हैं, तो फील्ड की जगह पे क्या यूज करूंगा, फ्लक्स। फील्ड की जगह पे क्या बोलना है, फ्लक्स, ठीक। फिलहाल लेकिन मैंने फील्ड लिखा है। अब करंट फ्लो कराना है, उसके लिए हमने कॉइल ली। अब हमें समझेगा कैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने इसको क्या लगाया, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का नीडल ऐसे 0 पे सेट होता है, एमीटर हमने सीखा ये सब, एमीटर गैल्वेनोमीटर। कॉइल भी कैसे रखा है, रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, टेबल पे रखा है, मैग्नेट रखा है, मैग्नेट के बाजू में कॉइल रखा है, कॉइल को गैल्वेनोमीटर जोड़ के रखा है और फैराडे उसको देख रहा है। कुछ नहीं हुआ। अगर कॉइल में ईएमएफ आता, सर्किट तो क्लोज है, तो पक्का कॉइल में करंट फ्लो होता। करंट फ्लो होता तो ये नीडल डिफ्लेक्शन दिखाता, ये उल्टा बोलता हूं, अगर ये नीडल डिफ्लेक्शन दिखाता वही हमें समझाता कि कॉइल में करंट है। कॉइल में करंट है मतलब कॉइल में ईएमएफ आया है, ईएमएफ आया है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, और आसपास कहीं बैटरी का जिक्र नहीं है, मतलब ये किसने बनाया है, मैग्नेट ने। अच्छा अगर आप ये सोच रहे हो करंट वाले चैप्टर की नजर से, क्या है उसमें तो दो टर्म थे, एक था ईएमएफ, दूसरा था पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें तो मैं ईएमएफ ईएमएफ ही कर रहा हूं गाइस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, करंट वाले चैप्टर में हमने 11th में सीखा था कि बैटरी मैक्सिमम जितना पोटेंशियल दे सकती है उसको ईएमएफ कहते हैं, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी है, पर बैटरी उतना एक्चुअल में दे नहीं पाती, क्योंकि बैटरी के अंदर जो केमिकल है वो क्या अप्लाई करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। आउट ऑफ टोटल पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, कुछ पोटेंशियल तो अंदर ही वेस्ट हो जाता है टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस, और बचा हुआ जो बाहर आता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ या ना? अब इसमें आपको कहीं बैटरी दिख रहा है क्या? तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है। अब याद करो वापस बैटरी वाला कंसेप्ट। आइडियल सेल करके एक टॉपिक था, आइडियल सेल मतलब वो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, तो ड्रॉप भी कितना होगा, 0, तो बैटरी के पास जितना है बैटरी सारा ही सप्लाई करेगा, मतलब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, सेम। इधर भी गाइस बैटरी का जिक्र ही नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में है ही नहीं, तो जितना पोटेंशियल बनेगा वो सब करंट के काम आएगा, मतलब यहाँ पे भी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों, तो ईएमएफ बोला जा रहा है। आर वी क्लियर? हाँ। अच्छा यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से पहला कंक्लूजन निकला, static magnetic field cannot produce electric field that is EMF. बोलो, static magnetic field cannot produce electric field that is EMF. ये मैं लिखा भी दूंगा, ये पहला कंक्लूजन है, ये लॉ नहीं है। अब फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो ऐसे बात को छोड़ने वाले थे नहीं। अब उन्होंने क्या प्लान किया, सेटअप नंबर 2, फिर से कॉइल लिया, फिर से गैल्वेनोमीटर लिया, फिर से बाजू मैग्नेट लिया, पर इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी नहीं रखा, इस बार वो मैग्नेट को कॉइल की तरफ ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे थे, लाइक दिस। अब आप ही सोचो, ध्यान से सुनो, मैग्नेट अगर मूव करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगा कि चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं, ये मैग्नेट जब कॉइल के पास जाएगा तो कॉइल में से ज्यादा लाइंस पास होंगे, ज्यादा लाइंस मतलब फील्ड ज्यादा, मतलब फ्लक्स ज्यादा, और जब ये मैग्नेट दूर जाएगा असर कम होगा, फील्ड
फ्लक्स मतलब लाइंस भी, ये समझ में आ रहा है? तो जब वो मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको और पॉलिश करते हैं, फील्ड की जगह पे फ्लक्स बोलते हैं। देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको और चेंज करते हैं। ये लाइन से फील्ड किसमें से पास हो रहा है? कॉइल। तो इसको ऐसा बोलते हैं, देयर इज change in magnetic flux associated with the coil with respect to time। और इसको लिखा कैसे जाता है? तो गाइस फ्लक्स मतलब क्या? फाई। चेंज इन फ्लक्स मतलब क्या? डी फाई। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या? अपॉन dt, डी फाई बाय dt, डी फाई बाय dt। दिस इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको और एक तरीके से बोलते हैं, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। शुरू में ये पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट में बार बार बोलूंगा, वंस वी आर यूज्ड टू इट फिर बार बार नहीं बोलेंगे। एंड गाइस दिस वाज यूरेका मोमेंट, दिस वाज यूरेका मोमेंट। क्योंकि जैसे ही मैग्नेट को आगे पीछे करना स्टार्ट किया नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है मतलब हाँ कॉइल में करंट है, मतलब हाँ कॉइल में ईएमएफ आया है, मतलब हाँ कॉइल में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। तो यहां से प्रूव हुआ कि यस मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, पर कौन सा वाला? स्टैटिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होना चाहिए? बदलने वाला, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कैसे बोलेंगे? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, can produce electric field that is the EMF in the coil। ठीक है, और पॉलिश करते हैं। प्रोड्यूस वर्ड इतना शॉर्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे वर्ड आता है इंड्यूस। इंड्यूस क्यों? ये शायद मैंने कभी बोला होगा इंडक्शन वर्ड का मतलब, पता है कभी? अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, रिवीजन करते हैं। कंपनी में मान लो कंपनी ने 50 नए एम्प्लॉयज को हायर किया है, ठीक है? तो पहले 1 या 2 दिन कंपनी उनका इंडक्शन प्रोग्राम रखती है। व्हाट डज दैट मीन? पहले 2 दिन के लिए सबको साथ में बैठाया जाता है, कंपनी के रूल्स, कंपनी के रेगुलेशन, काम करने का तरीका, डूज और डोंट्स, वो सब समझाया जाता है, एक साथ सबको बताया जाता है। अलग अलग जाके सबके काम में नहीं बता रहे हो, एक साथ सबको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। उम्मीद क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि सबके मन में वो इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, दूर से ही, सच में कांटेक्ट में जाके नहीं कर रहे। जैसे मैं अभी गड़बड़ कर रहा हूँ, उम्मीद क्या है मेरी कि ये सारा बड़बड़ आपके मन में इंट्रोड्यूस हो जाए, मतलब ही दैट्स द वर्ड। मैग्नेट कॉइल को टच भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कॉइल की तरफ आगे पीछे हो रहा है और कॉइल के अंदर अपना इफेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ही इंड्यूस कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा देखिए, बोलो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड can induce electric field that is EMF in the neighboring coil। और गाइस यही रीजन है कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन मतलब इफेक्ट लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना। ये रहा चैप्टर के नाम का मतलब। और वो 1.25 घंटे के बाद हमें समझ में आया है, टाइम लगता है बेस बनाने में, बाद में क्लियर करेंगे। आगे क्लियर? ठीक है, तो ये था लॉ नंबर 1, ऐसे बोलना है, मैं बाद में लिखा के देता हूं। Whenever there is change in magnetic field, that is flux, statement ऐसा है, मौखिक statement। Whenever there is change in magnetic field, that is flux with respect to time, EMF is induced। EMF is induced in the neighboring coil। ये रहा फैराडे का लॉ नंबर 1, समझा? मैं लिखा के दे दूंगा, समझ में आ गया? ये लॉ नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन था, दिस इज द लॉ। अच्छा, नाउ एज ए ह्यूमन वी आर वेरी रेडी। हम भी चाहेंगे कि ईएमएफ आ ही रहा है तो ज्यादा आए, बल्ब लो कर रहा है, एसी चला रहा है, सब कर रहे हैं, अब ज्यादा ईएमएफ कैसे आएगा? तो फैराडे ने क्या किया, इस मैग्नेट को वो रैपिडली आगे पीछे करते रहे। मैग्नेट जितना रैपिडली आगे पीछे मूव होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना फटाफट चेंज होगा या उतना ज्यादा चेंज होगा। और उन्होंने देखा कि हाँ उतना इसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है, उतना इसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है। यहां से ऐसे बोले, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बोलो,
is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time. आसान भाषा में जितना रैपिडली मैग्नेट को आगे पीछे मूव करेंगे उतना रैपिडली d∅dt चेंज होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा ईएमएफ उतना ज्यादा करंट। गाइस ये है लॉ नंबर 2। यहां से पहला फार्मूला आने वाला है। इंड्यूस ईएमएफ के टोटल 10 फार्मूले हैं चैप्टर में, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। बेसिक फार्मूला यहां से आएगा। समझ में आया? एक आखिरी चीज और पॉलिश करना है इसे। प्लान नंबर 3 में क्या किया? मैग्नेट को फिक्स रखा, कॉइल को मैग्नेट की तरफ आगे पीछे किया, तभी भी इफेक्ट रिमेन्स सेम। अरे मैग्नेट चाहे या कॉइल आगे पीछे हो, कॉइल के अंदर का फील्ड चेंज होने वाला है, d∅dt होने वाला है, ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। लास्ट सीन में क्या किया? दोनों को एक दूसरे की तरफ ऐसे आगे पीछे किया, तभी भी इफेक्ट इज सेम। फाइनली ऐसे बोलोगे, ध्यान से सुनो। Whenever there is relative motion between magnet and coil, relative motion मतलब या तो मैग्नेट को आगे पीछे करो या कॉइल को आगे पीछे करो या दोनों को आगे पीछे करो, और that's the word, ठीक है? So whenever there is relative motion between magnet and coil, there is change in magnetic flux with respect to time, and that induces EMF in the neighboring coil. और दूसरा, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time, that is E proportional to d∅dt. ये हो गए फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस, दैट इज लॉस। अभी सॉरी लिखा के दे दो, पॉज करो प्लीज। हाँ।